स्टूडेंट्स, दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की हिस्ट्री की बुक को। उसके फर्स्ट चैप्टर को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। बुक का नाम है भारत और समकालीन विश्व। ये पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट आपको 10th में पढ़ने को मिलता है, तो इसमें हम इस बुक को क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम इस बुक के फर्स्ट चैप्टर को क्लियर करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति, ये चैप्टर फर्स्ट है इसका, जिसमें हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ समरी दे रखी है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस बुक को, ताकि आपको अच्छे समझ आ सके। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, यानी कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। ठीक है, यानी कि बुर्बो राजवंश के जो राजा थे लुई 16 फ्रांस की गद्दी पर आसीन हुए, यानी कि ये अब राजा बन गए वहां के। उस समय या राजकुमार बन गए। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। हमने यहां पढ़ा कि 1774 में जो कि लुई 16 जो कि बुर्बो राजवंश के थे, उन्होंने फ्रांस की गद्दी को संभाला। उस समय उनकी उम्र 20 साल की थी और उनका विवाह, उनकी शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, तो ऑस्ट्रिया अलग है। तो उनकी शादी किससे हो गई? लुई 16 की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया, यानी कि जब वो राजकुमार बने तब उन्होंने देखा कि राजकोष तो खाली है। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। अब ये जो वित्तीय संसाधन थे क्यों खर्च हुए थे, खत्म क्यों हो गए थे? क्योंकि इनसे पहले जो लुई 15 थे और लुई 14 थे, उस समय में उन्होंने अनेक देशों से युद्ध लड़ा था, जिसके कारण उन्होंने जो पैसों का प्रयोग किया था उससे उनके जो खजाना था वो खत्म हो गया था। वायसराय के विशाल महल और राज दरबार की शान शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था, और साथ ही साथ कौन सा बोझ उन पर था? राज दरबार, वायसराय पैलेस में रहते थे राजकुमार अपनी शान शौकत को बनाए रखने के लिए। वो उस गांव से जहां पर लोग रहते थे उससे बहुत दूर रहा करते थे। उनका वायसराय पैलेस उनसे कई दूर था। अगर यहाँ की साइड में लोग रहते हैं तो उनका वायसराय पैलेस इधर की ओर हुआ करता था, यानी कि दूरी में हुआ करता था। लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। अब क्या हुआ? लुई 16 ने फ्रांस को आजाद कराने के लिए ब्रिटेन से, क्योंकि एक समय में अमेरिका और फ्रांस दोनों ही ब्रिटेन के चंगुल में थे, यानी कि दोनों पर किसका राज था? ब्रिटेन का। तो फ्रांस और अमेरिका का पर किसका राज था? ब्रिटेन का। तो लुई 16 जब अमेरिका के अंदर आजादी के लिए लड़ाई हो रही थी उस समय में, यानी कि 1776 में फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी। अमेरिका की हेल्प फ्रांस ने इसलिए करी ताकि ब्रिटेन
से ब्रिटेन का अमेरिका से जो उसका हुकूमत है वो हट जाए। और उसका कारण ये भी था, फ्रांस ये चाहता था कि जब अमेरिका ब्रिटेन से जब आज़ाद हो जाएगा तो अमेरिका भी फ्रांस की हेल्प करेगा ब्रिटेन से आज़ाद कराने में। यानी कि वो चाहता था कि अमेरिका की मैं हेल्प कर देता हूं तो ब्रिटेन ब्रिटेन से मेरी हेल्प कर देगा अमेरिका, यानी कि अमेरिका फ्रांस की हेल्प कर देगा ब्रिटेन से आज़ाद कराने में। तो इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया। अब इससे क्या हुआ, जब फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प करी तब फ्रांस पर 10 अरब लिरवे से भी अधिक का कर्ज और भी ज्यादा हो गया। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। सरकार से कर्जदाता जिन्होंने कर्ज दिया था 10% ब्याज की भी मांग करने लगे कि हमें पैसा दो जो हमने आप पर लगाया है सरकार के पर एक और बात यह कि अमेरिका ने फ्रांस की हेल्प नहीं करी थी ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए। यानी कि अमेरिका से फ्रांस को क्या मिल गया, धोखा, क्योंकि फ्रांस ने तो हेल्प कर दी थी अमेरिका की, पर अमेरिका ने फ्रांस की हेल्प नहीं करी थी। और यहां पर क्या देखा हमने कि कर्जदाता 10% ब्याज की भी मांग करने लगे थे सरकार से। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अब फ्रांसीसी सरकार क्या हो गई, दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए मजबूर हो गई कि हमें कर्जा चुकाना है। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों के चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। अब क्या हुआ, फ्रांस की सरकार पर कर्जा चढ़ता चला जा रहा था क्योंकि उनको सेना को भी पैसा देना पड़ता था, राज दरबार को चलाने के लिए भी पैसा की जरूरत थी, सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए भी जरूरत थी और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए भी फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। उन्होंने सोचा अब इतना खर्चा मैं निपटाऊंगी कैसे, तो फ्रांसीसी सरकार ने क्या करा, लोगों पर टैक्स लगाना स्टार्ट करा। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट्स के लोग यानी कि जो जनसाधारण थे ही कर अदा करते थे। कर मतलब आपको पता ही होगा, टैक्स। यहां आप देख सकते हो, प्रथम वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, तीसरा वर्ग था जिसमें सभी आते थे, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सब आते थे। सबसे ज्यादा टैक्स कौन दिया करता था, तीसरे स्टेट के लोग। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता था, तीसरे स्टेट के लोग। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। ध्यान देने वाली बात यह है, चित्र 2, जो कि ये चित्र 2 है, ये आपने देख लिया था अभी, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। ठीक है, 90% कौन थे, किसान। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। यानी तीसरे स्टेट के भी थे, इसमें से भी कुछ अमीर हैं। ठीक है, ये तो अमीर हैं ही, ये भी अमीर हैं, पर इसमें से कुछ अमीर हैं। तो उन्हीं लोगों का किस पर हक था, जमीनों पर हक था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। यानी जन्म से ही 2 स्टेट के लोगों को, यानी कि प्रथम और द्वितीय पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को जन्म से ही क्या अधिकार प्राप्त था, विशेष अधिकार प्राप्त थे। राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे।
कुलीन वर्ग जो थे उनको कुछ सामंती विशेषाधिकार भी शामिल थे थोड़े बहुत। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था और ये वाला वर्ग कुलीन वर्ग इनसे क्या करता था, सामंती वर्ग वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों के काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। जो किसान थे, जो तीसरे स्टेट्स के थे, वो क्या थे, अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए क्या थे, बाध्य, उनको करना ही पड़ता था ये काम। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद के रूप में वसूलता था। इसको क्या कहते थे, ताइथ को धार्मिक कर। आपको ये याद रखना होगा, चर्च किसानों से करों का हिस्सा वसूल जो करता था उसे क्या कहते थे, ताइद। ठीक है, इसे वो क्या कहते थे, धार्मिक कर। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को, सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। ठीक है, तो तीसरे स्टेट्स के तमाम लोगों को क्या करना पड़ता, सरकार को टैक्स चुकाना पड़ता था। इन करों में टाइल यानी कि प्रत्यक्ष कर कहते हैं टाइल को, इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। एक तो प्रत्यक्ष कर भी शामिल था यानी कि जो डायरेक्ट चुकाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर का मतलब बिक्री कर। मैं आपको बता देता हूं प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है। जैसे कि अगर आपकी इनकम 25,000 रुपए महीना है तो आपके ऊपर लगता है इनकम टैक्स, तो उसको ही प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। दूसरी ओर जब आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, चाहे मैगी हो, चाहे रसना हो या चावल हो या दाल हो, आपको पता भी चलता है, उसमें इंक्लूड करके जो आपको टैक्स देना पड़ता है उसको ही अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, यानी कि बिक्री कर, सेल टैक्स भी कहते हैं इसे। तो इन करों में टाइल और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था, जैसे मैंने आपको भी बताया था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, यानी कि जो भी खर्चा होता था पूरे गवर्नमेंट के ऊपर, चुकाता कौन था, तीसरे स्टेट के लोग। यहां देख लेते हैं हम थोड़ा बहुत नए शब्द में क्या बताया है, लिरवे। फ्रांस की मुद्रा को लिरवे कहा जाता था, 1794 में समाप्त कर दिया गया था इसे। स्टेट क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग कौन सा था, चर्च के विशेष कार्यों करने वाले व्यक्तियों का समूह। ताइद क्या था, चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, जो मैंने आपको यहां बताया था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर। फिर आता है जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। ठीक है, आपको राइट डाउन करना है। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। यहां आपको दिख रहा है जनसंख्या 2.3 थी, अब क्या हो गई 2.8, यानी कि बढ़ गई। इससे क्या हुआ, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। उत्पादन तो बढ़ नहीं पा रहा था ज्यादा, पर क्या होने लग गया, मांग ज्यादा बढ़ने लग गई। क्योंकि पहले 10 लोग थे वस्तु को खाने वाले, अब कितने हो गए समझ लो, 20 हो गए। तो अब क्या करना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई, और ज्यादातर किसमें वृद्धि हो गई, पाव रोटी में, यानी कि ब्रेड में, क्योंकि वो वही खाते थे ज्यादातर, और उसमें उन्होंने वृद्धि कर दी, यानी कि महंगी कर दी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अब मजदूरी क्यों नहीं बढ़ रही थी, महंगाई की दर इतनी थी, यानी कि महंगाई जितनी हो रही थी, अब मालिक भी मजदूर की सैलरी को नहीं बढ़ा पा रहा था। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, यानी कि अमीर और अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। स्त्रियां तब और बदतर होती जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती,
और भी स्थिति बदतर कैसे हो रही थी, क्योंकि सूखे ओले के प्रकोप से पैदावार गिर रही थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। अब क्या होता था, ओले पड़ने से, सूखा पड़ने से और भी मुसीबत आ जाती थी, और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। अब ये जो संकट थे, जीविका संकट जो था वो अब फ्रांस में आम हो चुका था, जो यानी कि होता ही रहता था। आप देख सकते हो डायग्राम में क्या दिखाया गया है, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है। खराब फसल, ये खराब फसल का एरो दिखा रखा है। अब गरीब गुरबा पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे, यानी कि अब गरीब लोग, खराब फसल से क्या होगा, ये किसान निकालेंगे, किसान क्या करेंगे, महंगी करके बेचेंगे, महंगी करके बेचेंगे तो अब गरीब लोग तो वैसे ही नहीं खा पाएंगे क्योंकि उनकी महंगाई बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें होती हैं। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों की अंत की कल्पना की। जो नया मध्य वर्ग उभर रहा था, उन्होंने क्या करा, उन्होंने चाहा कि ये जो विशेष अधिकार मिला है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। दोनों किसने आवाज उठाई, ये पढ़े लिखे लोगों ने, जो नए नए पढ़ा उभरे थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। ठीक है, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ठीक है, तो सामाजिक समूह का उदय जो हुआ उन्हें मध्य वर्ग कहा जाता था, और इसमें फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तरह रेशमी वस्त्रों के उत्पादन पर बल दिया उन्होंने, जिससे संपत्ति अर्जित कर सके। वो ऊनी और रेशमी कपड़ों या तो निर्यात किया जाने लग गया उनका, या समृद्ध लोग यानी कि जिनके पास पैसा था उसे खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तीसरे में कौन शामिल थे, सौदागर निर्माताओं के अलावा कौन शामिल थे, वकील जो पेशेवर थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। अब जो पढ़े लिखे वकील थे उनका क्या मानना था कि किसी को भी विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए, ऐसे जैसा कि पास्टर को और कुलीन वर्गों को मिला हुआ था। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी सामाजिक हैसियत देनी है तो उनकी योग्यता पर को देखा जाना चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जियां जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। किसने बताया, स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर जॉन लॉक ने बताया, जॉन जाक रूसो ने बताया। अपने 2 ट्रीटाइजेस गवर्नमेंट में लॉक ने यानी कि जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने बोला जो राजा का अधिकार जो होता है ऐसा नहीं होना चाहिए, जो वो अपनी मनमानी करता है। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके
प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। रूसो ने क्या करा, इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, जॉन लॉक के विचार को आगे बढ़ाते हुए उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। ठीक है, तो सत्ता विभाजन की बात यहां से स्टार्ट हुई इन तीनों के बीच में, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों के ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया। जब क्या करा, संयुक्त राज्य अमेरिका से 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद कर दिया कि अमेरिका ने बोला कि 13 उपनिवेशों ने बोला ब्रिटेन से कि हम आजाद हैं, क्योंकि आपको बताया था मैंने ब्रिटेन का राज था अमेरिका पर। तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों ने इन विचारों पर कॉफी हाउसों व सैलून की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था, यानी कि एक हॉल हुआ करता था जहां पर उसे कॉफी हाउस या सैलून कहा जाता था, जहां पर सभी लोग इकट्ठा हुआ करते थे, क्योंकि पहले ऐसा मुमकिन होता नहीं था कि सबके पास न्यूज़पेपर हो, सबके पास बुक्स हो। तो वहां पर जाके एक जना न्यूज़पेपर पढ़ता था और सभी लोग उसको सुना करते थे। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अब लुई 16 ने क्या करा, खर्चों को पूरा करने के लिए जब टैक्स लगाया फिर से, तो लोग फिर से गुस्सा होने लग गए, उनका गुस्सा भड़क उठा। ये वीडियो हमारी यहीं कंप्लीट होती है। ये पार्ट 1 था। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत को। अगर आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आप मुझे अनअकैडमी भी फॉलो कर सकते हैं, बस आपको टाइप करना होगा SHUL साहुल।